केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही खतरनाक लगते हैं हमें। केस बेस्ड क्वेश्चंस पर वीडियो बना दीजिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैम ये सिखा दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपकी उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये रहा आपके लिए वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि हमें यूज करनी चाहिए टू सॉल्व दी केस बेस्ड क्वेश्चंस। Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi and welcome to Magnet Brains. So students, ये जो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स है ना केस बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हम सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि हमें जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच यूज करना चाहिए, ताकि हम जो है अपने बेस्ट आंसर एंड आई शुड से करेक्ट आंसर तक पहुंच पाए। ओके, बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट्स केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो, केस बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं, एक काइंड ऑफ कॉम्प्रहेंशंस ही होते हैं। जैसे कि आप लोगों को कॉम्प्रहेंशंस आप लोग मतलब इंग्लिश में पढ़ते आए हो फ्रॉम योर स्मॉल क्लासेस टिल नाउ, अभी तक भी आप लोग पढ़ते ही हो, कॉम्प्रहेंशंस को सॉल्व करते हो, है ना। तो कॉम्प्रहेंशंस में क्या रहता है, आपके पास में एक पैसेज गिवन होता है और उस पैसेज के बाद में आपके पास में उस पैसेज से रिगार्डिंग और उस पैसेज से जो है लिंक्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको आंसर करने होते हैं। सेम गोज टू योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, आपके पास में पूरा एक केस गिवन है, पूरा एक पैसेज गिवन है और आपको उस पैसेज के बाद में कुछ क्वेश्चंस बोले जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना रहता है। बस डिफरेंट क्या है आपके वो इंग्लिश वाले कॉम्प्रहेंशंस और ये जो आपके इकोनॉमिक्स में आप केस बेस्ड देख रहे हो, नॉट इवन इन इकोनॉमिक्स, आप बाकी के भी कहीं कोई से भी सब्जेक्ट के अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्प्रहेंशंस दैट इज अनसीन पैसेजेस इन इंग्लिश, ठीक है, उनको छोड़कर आप किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश और हिंदी को भी छोड़ दो, ठीक है, उसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर इस काइंड के क्वेश्चंस देखते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपको पैसेज गिवन होता है ना वो आपके लिए अनसीन पैसेज नहीं होता है। अनसीन पैसेज नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वो पैसेज आप लोगों के लिए न्यू नहीं है, आप लोगों ने वो पढ़ा है। अब बिकॉज आप हो अब 12th क्लास में, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि जैसा आपकी बुक में है ना वैसा का वैसा उठा के हमने यहाँ पर एक पैसेज दे दिया, वो मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट्स, एज जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल है और जो इवन क्लास के साथ में जो न्यू एस्पेक्ट हमें पढ़ने होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। तो मैं ये इस चीज का ये आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपको जो है वर्ड टू वर्ड जो आपकी बुक में गिवन है वो यहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि जो चीज आप लोगों ने पढ़ी है ना वही चीज जो है आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आने वाली है, ठीक है, वही सेम चीज आएगी, बस क्या होगा थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, कंसेप्ट वही रहने हैं। ओके, तो बस वो आपके पास में एक पैसेज होता है और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ आपके पास में 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको करने होते हैं सॉल्व। इतना ही सिंपल सा काम आपको करना होता है आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस में। ओके, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं होती है, एकदम ही सिंपल सा ये लॉजिक होता है। यहाँ पर तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, सिर्फ इस वीडियो में हम टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसके बाद में आपको वीडियो मिलेगा जिसमें कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं और उन्हें सॉल्व किए हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को यहां से टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ लो कि कैसे करना है और फिर उसमें जाके प्रैक्टिस कर लो कि अच्छा इस पर्टिकुलर वे से आपके जो है पैसेजेस पूछे जाते हैं, आपको केसेस दिए जाते हैं और ऐसे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पर्टिकुलर जो है हमें ट्रिक्स या फिर टिप्स जो है वो फॉलो करनी होती है। सबसे पहले आता है रीड योर एनसीईआरटी बुक थॉरोली। क्यों रीड करना है आपकी बुक को थॉरोली? बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो पैसेजेस है ये अनसीन नहीं है, ये जो पैसेजेस आपको देते हैं, ये जो केस आपको देते हैं, ओके, केस स्टडी दी जाती है वो आपके
सिलेबस का ही पार्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपने आपका सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को वो पर्टिकुलर चीजों को, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को और उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सिलेबस तो वैसे भी हमें कंप्लीट करना ही है ना। क्यों करना है? बिकॉज केस बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो तो हमारे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी में आने वाले हैं, जो कि हमने अपने सैंपल पेपर से देखा है कि हाँ सेक्शन सी में जो है केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उसके अलावा तो आपके एमसीक्यूज जो पूछे जाएंगे उसके लिए आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप सिलेबस को एकदम थोरोली कंप्लीट करो, ठीक है। आपकी जो बुक है उसे एकदम एक एक उसका जो वर्ड है ना वो पढ़ दो। देखो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो आपको जो रीड करना है ना उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। ओके एक बार पूरा रीड कर लो। रीड करने में क्या होता है स्टूडेंट्स कि चलो हमने जो है हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया, किससे? किसी हमारी रेफरेंस बुक से, ठीक है। अब रेफरेंस बुक से कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन रेफरेंस बुक में कभी कभी जो एनसीईआरटी में एकाध कोई टर्म दिया होता है वो आपकी रेफरेंस बुक में नहीं गिवन है, और अगर उसी पर आपका एमसीक्यू बन जाए तो हमारे मार्क्स तो कटे ना। हमें जो है नहीं पता ना उसका आंसर, फिर हम जो है फिर वो बस हिट एंड ट्राई मेथड यूज करेंगे कि हमने जो है तुक्का लगा दिया, हमें नहीं पता था। तो ऐसे काम करना ही क्यों। ठीक है हमने जो है अपनी रेफरेंस बुक पढ़ ली। यूजुअली आप लोग रेफरेंस बुक ही जो हो वो यूज करते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि ठीक है हम लोगों ने जो है हमारी रेफरेंस बुक से अपना जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में क्या करो, एनसीईआरटी बुक वैसे भी बहुत ही पतली पतली सी बुक है हमारे पास में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं वैसे ये 12th क्लास है, लेकिन अगर 11th क्लास भी इसे देख रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज टिप्स एंड ट्रिक्स तो सेम ही रहने वाली है। तो अगर आप उसमें भी देखो स्टूडेंट्स तो भी इकोनॉमिक्स की एकदम एनसीईआरटी जो है वो एकदम पतली पतली सी बुक है, तो आपको एक चैप्टर को रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है। ओके तो क्या करो, आपने ठीक है रेफरेंस बुक से आपके पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद में क्या करो, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसे एक बार उठा लो, उसे खोलो और उसमें जो भी चीजें गिवन है ना बस एक बार रीड कर लो। बस रीड करो, सिंपली रीड कर लो और कुछ नहीं करना है। बिकॉज जब आप रीड करोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ ही जाएगी। आपके कंसेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर है, आपको पता है क्या चीज क्या होती है, बस आप तो रीड मार रहे हो। जस्ट इन केस अगर कोई भी एक लाइन भी ऐसी है जो कि हमने रेफरेंस बुक में ना पढ़ी हो, जो कि हमने अभी तक ना पढ़ी हो और वो एनसीईआरटी में आ गई तो हम वो भी पढ़ लें, ठीक है। तो इतना जो है हमारी क्या करनी है, हमें अपनी स्टडी पूरी करनी है। एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो मैं स्पेशली बोलूंगी कि आप लोग एनसीईआरटी लो और लेटेस्ट एडिशन पढ़ना, ठीक है। रीजन बीइंग स्टूडेंट्स कि देयर आर मेनी थिंग्स जो कि चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई है? जैसे कि अगर आप प्रीवियस वाली जो आपकी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ओके इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पर बोला गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स की थी आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी में। अगर आप आज की लेटेस्ट वाली देखोगे तो उसमें 32 ईयर्स गिवन है। तो इसलिए जो है ना लेटेस्ट वाली पढ़ना, स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और लेटेस्ट को पढ़ने के लिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपके पास में अगर पुरानी है तो आप न्यू परचेज कर कराओ, जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब हमारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं है। क्या करो, सिंपली आपका वैसे भी हम मोबाइल तो इतना यूज करते ही हैं, ओके लैपटॉप्स यूज करते ही हैं, तो क्या करो गूगल ओपन करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें से जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी बुक निकाल लो। वहां पर तो आपकी जो है लेटेस्ट एडिशन ही अपलोडेड है, वहां से आप जो एक बार बस रीड कर लो, ओके। और उसमें जो डेट्स दिए, उसमें जो फिगर्स दिए, उन फिगर्स को याद रखना, वो फिगर्स आपके काम आएंगे, ओके। तो वो चीज हमने कर ली, हम लोगों ने अपना जो पूरा सिलेबस है वो पढ़ लिया अच्छे से। अब सिलेबस को पढ़ने के लिए मैं बोल क्यों रही हूँ स्टूडेंट्स, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि आपके जो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ये है कि हाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके उस केस में से ही पूछे जाएंगे, वो जो पैसेज दिया है उसमें से ही पूछे जाएंगे, लेकिन देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो उस पैसेज से ना हो, ओके। बट इस चीज की तो 110% श्योरिटी है कि वो आपके सिलेबस का पार्ट होगा, इसलिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। तो सिलेबस तो वैसे भी हमें कंप्लीट करना ही है अपने दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए अच्छा है कि हम जो है केस बेस्ड के लिए भी क्या करें, इसे अच्छे से पढ़ लें। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि हमें जो है एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। बस एक बार जो है अच्छे से एक बार ही अगर फुल कंसंट्रेशन से आप उसे रीड कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ओके। फिर जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, यूज रिवर्सल मोड। अब रिवर्सल मोड किसमें, देखो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस। आप जब आपके केस बेस्ड क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले जो है आपको एक पैसेज गिवन होगा,
ठीक है। और उस पैसेज के खत्म होने के बाद में आपको जो है क्वेश्चंस गिवन होंगे। ओके तो अगर हम एक जनरल रूल देखें तो जैसे हमें दिया गया है तो उसके हिसाब से हमें पहले पैसेज पढ़ना चाहिए, फिर हमें क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए। लेकिन आप ऐसा मत करना। ओके ऐसा क्यों मत करना? ऐसा इसलिए मत करना कि अगर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ के पैसेज पर जाओगे ना तो वो चीज ज्यादा बेटर होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, आप जो हो उन क्वेश्चंस के ज्यादा जल्दी और ज्यादा एक्यूरेटली जो है आंसर बताओगे इफ अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा और फिर पैसेज पर गए। क्या होता है, हमने कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद में हम पैसेज पढ़ रहे हैं, तो जब वो पर्टिकुलर टर्म जो कि हमने क्वेश्चन में देखा या वो चीज जो कि हमने क्वेश्चन में देखा और फिर हम अगर उसे पैसेज में देख रहे हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी जो मेमोरी है वो उसे रिस्टोर करके बोलेगा कि हाँ ये चीज आपने उस क्वेश्चन में पढ़ी थी तो इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है हमारी थोड़ी सी मेहनत बचा लेगा। अगर आपने पहले पैसेज पढ़ा ना, अगर आपने पहले पैसेज पढ़ा तो क्या होगा, आपने पैसेज पढ़ लिया, फिर आप गए क्वेश्चन पर गए, समझ नहीं आया कहां से क्या हुआ, फिर से आप गए पैसेज पर, फिर आए आप क्वेश्चन पर, डबल चीजें हुई। अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर आप गए पैसेज पर और फिर आप आए क्वेश्चन पर और आपको जो है क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और जो मैं खुद जिसे प्रेफर करती हूँ वो यही है कि पहले क्या करो, पहले रीड करो क्वेश्चंस को और फिर जो है पैसेज को रीड करो और फिर उसके बाद में जो आपके आंसर है वो आप करो। ठीक है, तो ये जो है हमें रिवर्स मोड यूज करना है और ये चीज जब अभी है मैं आप लोगों को जो आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें कि हमने जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसमें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्वेश्चंस को क्यों पहले देख रहे हैं और फिर हम पैसेज को क्यों देख रहे हैं। ओके तो ये पर्टिकुलर चीज भी आपको क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर बेटर आंसर्स। देन थर्ड इज बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड किस चीज के लिए, किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है? तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड आउटसाइड द पैसेज बट विल बी फ्रॉम सिलेबस। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पैसेज के बाहर के हो सकते हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको जो फर्स्ट वाला हमारा था एनसीईआरटी वाला जो हमारा पॉइंट था वो जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बोला था कि ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जो आपके क्वेश्चंस है ना वो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आपके पैसेज में आए ही ना हो। ठीक है, पैसेज में जो है उस चीज का कहीं से कहीं तक कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इस चीज की तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि वो क्वेश्चन पैसेज के बाहर का हो सकता है लेकिन आपके सिलेबस के बाहर का नहीं होगा। और ये चीज क्यों हो रही है कि पैसेज के बाहर के है, बिकॉज मैंने वही बताया कि हम अब पहुंच गए 12th स्टैंडर्ड में, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो एक एनालिटिकल स्किल है वो भी तो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए पैसेज से बाहर की चीजें भी पूछी जा सकती है बट दैट विल बी फ्रॉम योर सिलेबस। इसीलिए सिलेबस हमें अच्छे से पता होना जरूरी है और इसीलिए देखो आपके अगर पैसेजेस में आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा ना और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है ना अच्छे से तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज ये हमारे पास में अनसीन पैसेजेस नहीं है। ये जो पैसेजेस आते हैं हमारे पास में, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये जो पैराग्राफ्स होते हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही होता है। ओके, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट ही होंगे। तो अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है ना तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली आंसर कर दोगे। नाउ एक चीज याद रखना कि मान लो कि आपने जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, अब आपके जो कंसेप्ट बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर मान लो XYZ कुछ भी है, लेकिन उस पैसेज में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चीजें गिवन है उसके हिसाब से उसका आंसर ABC होना चाहिए था, तो फिर आप कौन से को करेक्ट करोगे, ABC को। रीजन बीइंग अगर आपको ABC गलत भी लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर पैसेज में ABC लिखा है ना तो आप ABC ही करेक्ट करना। रीजन बीइंग स्टूडेंट्स की वो जो हमें ये केस बेस्ड गिवन होता है उसमें ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, जो उसको फॉलो कर रहा है वो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने होंगे। तो जब वो इंस्ट्रक्शन हमें बोल रहा है कि हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है, तो अगर पैसेज में कोई चीज गिवन है तो उस चीज को हमें वैसे ही आंसर करना पड़ेगा। अगर वो पैसेज में गिवन ही नहीं होती तो फिर आप आपका आंसर जो है XYZ उसे आप टिक कर सकते थे, लेकिन अगर पैसेज में कुछ गिवन है तो फिर आपको उसके पैसेज में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। ओके, तो क्या करना है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ जो क्वेश्चंस हैं वो इस पैसेज के बाहर के हो सकते हैं। ओके, बट इस चीज की गारंटी कि वो सिलेबस के बाहर के नहीं होंगे।
ऑलराइट। फिर उसके बाद में काम डाउन, बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। बस कुछ इतनी सी चीज जो है, ये जो 2-3 पॉइंट्स जो है वो अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिए तो आपके ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छे से जो है सॉल्व हो जाएंगे। ओके, वहां पर केस बेस्ड को, आपके एग्जामिनेशन हॉल में केस बेस्ड को देखकर हमें घबराना नहीं है। रीजन मैंने क्या बोला है कि हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस का है, तो बस इतना ध्यान रख लो कि आपको आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट करना है। इफ वो अच्छे से कंप्लीटेड है तो आपकी ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है ना, उन्हें भी आप लोग बहुत ही इजीली आंसर कर दोगे और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग वेरी नाइसली, और फिर उसके बाद में काम डाउन, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और आप लोग जो है आपका एग्जाम अच्छे से करके आ जाओगे। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह, इनसे कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन बीइंग कि हमने हमारा जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हमें केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच जो है वो यूज करना होता है। नाउ ये हमने टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ ली, तो अब रेडी रहना आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि किस पर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस पर, ठीक है। हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। थैंक यू।